जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का ये मेरा चौथा लेक्चर है। आपने अगर पहले के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देखिए। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी को। हम हर चीज़ समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं लैप्लास थ्योरी के बारे में, हम समझ रहे हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, हम समझ रहे हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ सन, ओरिजिन ऑफ अर्थ, और हम अब पहुंच गए हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हम आज समझेंगे अर्थ के जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको कैसे फाइंड आउट किया गया, कैसे पता किया गया कि अर्थ के जो हैं वो 4 लेयर्स हैं, और उन लेयर्स की जो क्वालिटी है वो कैसे पता की गई। ठीक है, तो हम हर कुछ समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर नॉलेज ग्रंथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, और विश्वास कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको और मटेरियल रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, आप हर चीज़ समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। तो जब भी हम इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमने कैसे फाइंड आउट किया होगा कि अर्थ के अंदर क्या मटेरियल है। बिकॉज हम अर्थ के अंदर तो नहीं आ सकते, बट हमारे पास अर्थ के बारे में सारा डेटा है। अर्थ के अंदर टेम्परेचर क्या है, अर्थ के अंदर डेंसिटी क्या है, अर्थ के अंदर का जो कंपोजिशन क्या है वो। तो नेक्स्ट वीडियो हम ये समझेंगे कि अर्थ के अंदर का कंपोजिशन क्या है, बट अभी हम ये समझने वाले हैं कि अर्थ के जो डिफरेंट लेयर उसको फाइंड आउट कैसे किया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे फाइंड आउट किया गया। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अर्थ की टोटल अभी तक हमें 4 लेयर मेनली पता चली है। फर्स्ट सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, सेकेंड लेयर को हम मेंटल कहते हैं, और थर्ड लेयर को आउटर कोर, और फोर्थ लेयर को इनर कोर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो कितना डेप्थ में, तो अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है जो क्रस्ट है उसको हम सबसे ऊपर वाला जो एरिया उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो आपका क्रस्ट और जो अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल है। मेंटल जो है इसका नीचे वाला एरिया होता है, नीचे वाला पोर्शन जो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में होता है। तो क्रस्ट जो है वो अगर हम अर्थ से 5 to 70 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो हमें क्रस्ट मिलेगा। उससे जैसे ही नीचे हम जाएंगे 70 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक तो हमें मेंटल मिलता है। मेंटल को भी हमने डिवाइड किया है, सबसे ऊपर वाले पोर्शन को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हर चीज़ समझने वाले हैं कि एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, मेंटल क्या होता है। ठीक है, और आउटर कोर अगर हम 2200 किलोमीटर उससे नीचे जाएंगे, ठीक है, मतलब करीब 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक आपका आउटर कोर, और 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक आपका इनर कोर। इसकी थिकनेस मतलब इतनी है आपकी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये 4 हमारे लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे पता की, कौन कौन से डिफरेंट टेस्ट किए गए, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो डिफरेंट टेस्ट कैरिड आउट किए गए फाइंड आउट करने के लिए कि अर्थ की जो लेयर्स है वो डिफरेंट कंपोजिशन से बनी हुई हैं और उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो हमें पता चला कि अर्थ जो है एक सॉलिड पार्टिकल नहीं है, वो डिफरेंट लेयर से बना है, उसके लिए सबसे पहले जो स्टडी की गई डेंसिटी स्टडी की गई। इसके पहले मैंने आपको लाप्लास की थ्योरी बताया होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। लाप्लास की थ्योरी में ये बताया गया है कि कोई भी जो सोलर सिस्टम का प्लेनेट है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, तो अर्थ का कंपोजिशन भी जो है और जो सोलर सिस्टम का प्लेनेट है उसी तरह हुआ है, इसका कुछ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट ओरिजिन अर्थ का नहीं है। इसके लिए अर्थ ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो पहले हम डेंसिटी स्टडी की बात करें तो डेंसिटी स्टडी से मुझे पता चला कि देखिए, डेंसिटी को पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस बॉडी का वेट कितना है, वो हमें पता है। ठीक है, और उसका आपका वॉल्यूम कितना है वो भी हमें पता है। तो इस तरह से हमने डेंसिटी कैलकुलेट की। तो डेंसिटी जैसे हमने कैलकुलेट की, हमने पता किया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो आपका लाइटर मटेरियल में ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। रॉक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेनाइट रॉक से बना हुआ है। जबकि हम जब नीचे जाते हैं सी के नीचे, डीप सी ड्रिलिंग हमने जो की, उससे हमें पता चला कि ओशिनिक क्रस्ट, डिफरेंट क्रस्ट के बारे में हम आपको आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि सबसे ऊपर वाला जो हमारे जिस पे हम रहते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और जो जहाँ पे वाटर है वो ओशिनिक क्रस्ट है। ठीक है, तो ओशिनिक क्रस्ट जो बना हुआ है वो बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है।
तो दोनों में तो डिफरेंस हुआ दोनों कंपोजिशन में। और इनका जब हमने डेंसिटी मेजर किया तो बेसाल्ट का जो डेंसिटी है वो आपका ग्रेनाइट की डेंसिटी से ज़्यादा था। ठीक है, मतलब आपका ये करीब है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बेसाल्ट का, और ग्रेनाइट का 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जब हमने ओवरऑल अर्थ की डेंसिटी निकाली तो वो करीब 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। मतलब आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि आपका आप जो ओशनिक क्रस्ट है उसका अलग है, और आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका अलग है, और अर्थ का अलग है। मतलब डेंसिटी में चेंज तो है, और डेंसिटी में चेंज कब होगा, जो जब डिफरेंट लेयर से बनी होंगी। ठीक है, तो आगे समझते हैं। उसके बाद हमने की टेम्परेचर स्टडी। टेम्परेचर स्टडी मतलब हमने अर्थ के अंदर टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश की। तो जब हमने टेम्परेचर मेजर करने की कोशिश की तो हमने देखा कि अर्थ के करीब जो आपका मेंटल है वहाँ पे करीब टेम्परेचर 3500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और अर्थ का सेंटर जो कोर है वहाँ पे करीब 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो करीब जो आपका लिथोस्फीयर का लास्ट पार्ट है तो वहाँ 1000 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो आपका क्रस्ट का बेस है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि डिफरेंट टेम्परेचर आ रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंट लेयर हो सकती हैं और डिफरेंट कंपोजिशन हो सकता है। अगर अर्थ एक ही चीज़ से बनी होती तो हो सकता है ज़्यादा डिफरेंट टेम्परेचर में नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद हमने जब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी की वो स्ट्रक्चरल स्टडी की। स्ट्रक्चरल स्टडी को भी हमने दो तरीके से किया, एक तो हमने डायरेक्ट एविडेंस के आधार पे किया, एक इनडायरेक्ट एविडेंस के आधार पे किया। तो जो डायरेक्ट एविडेंस के आधार पे हमने किया, तो डायरेक्ट एविडेंस में हमने क्या कैसे किया, तो सबसे पहले डायरेक्ट एविडेंस में हमने डीप अर्थ माइनिंग की, मतलब जितना नीचे तक हम अर्थ को डिग कर सकते थे, माइन कर सकते थे, तो ड्रिलिंग की गई। इससे नेचर ऑफ रॉक हमें पता चला जो सरफेस के नीचे है। ठीक है, डिफरेंट सरफेस नीचे जैसे जैसे जाते हैं रॉक का कंपोजिशन चेंज होता जाता है। बट इसका एक प्रॉब्लम क्या था डायरेक्ट एविडेंस का, कि इसका जो माइनिंग था वो एक प्रैक्टिकली एक डेप्थ था कि पॉसिबल था, उसके नीचे हम ड्रिल नहीं कर पाए। ठीक है, इसके लिए इस वजह से हमें ज़्यादा अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता नहीं चला। हम क्रस्ट के जो थोड़ा सा नीचे जा पाए, करीब 12 से 13 किलोमीटर नीचे तक जा पाए, जबकि आपको पता है 70 किलोमीटर तक क्रस्ट होता है। तो इसकी वजह से हम जो 12 किलोमीटर भी जा पाए उससे हमें पता चला कि नीचे जो है कंपोजिशन ऑफ मतलब आपका रॉक्स में डिफरेंस हो रहा है। तो मतलब ये डिफरेंट लेयर डिफरेंट टाइम्स पे बनी होंगी। इसमें हम बात करें तो मोंगेंग गोल्ड माइंस है जो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है, और एक टाउ टोना गोल्ड माइंस है जो सेकंड डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है। दोनों माइन आपकी साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, और हम इनकी इस तरह से पहुंच पाए सिर्फ 3.9 किलोमीटर, माइंस की मदद से हम 3.9 किलोमीटर पहुंच पाए। और डीपेस्ट ड्रिलिंग, ये देखिए ये माइंस है, यहाँ से कुछ चीज़ निकालने के लिए खोदा गया है। और डीप और हमारा रिसर्च के लिए जो डीपेस्ट ड्रिलिंग की गई वो करीब 12 किलोमीटर की गई। वो आपका की गई सोवियत यूनियन, उस समय जो सोवियत यूनियन था, अभी रशिया है, वहाँ पे करीब 1970s में की गई, जिसको कोला पेनिनसुला में। ठीक है, तो आप मैप में जाके कोला पेनिनसुला जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कोला पेनिनसुला 12 किलोमीटर, तो हमें 12 किलोमीटर तक का ये पता चल गया कि डिफरेंट रॉक्स हैं। ठीक है, उनका कंपोजिशन अलग है, वहाँ पे टेम्परेचर अलग है, डेंसिटीज अलग है। फिर आया हमारा इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस में हमने देखिए, हमने इनडायरेक्ट एविडेंस मतलब जो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से किया गया हो, इक्विपमेंट की मदद से किया गया, और डायरेक्ट जो हमें सामने दिख रहा है। तो इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, इनडायरेक्ट में हमने ग्रेविटेशन और अर्थ के डायमीटर की हेल्प से जो उसके प्रेशर है इनसाइड, जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे अर्थ के अंदर जा रहे हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है, ऊपर जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हल्का कम होता जाता है। अर्थ के स्ट्रक्चर पे 9.8 होता है। ठीक है, तो उससे हमें पता चला कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होता जाता है। उसके बाद आपका जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग्स होती है, गीजर्स होता है, उससे हमें अर्थ की थोड़ा सा गर्म होने की जानकारी मिलती है। बिकॉज जैसे वॉल्केनिक आपका इरप्शन होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा लावा जो बाहर आता है बहुत हाई मतलब आपका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो उस वजह से पता चला कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई लावा जो बाहर आ रहा है इतना टेम्परेचर के साथ वल्कनाइज होकर आता रहता है। ठीक है, उसके अलावा हॉट स्प्रिंग गीजर जो गर्म पानी होता है, मतलब अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो हम टेम्परेचर के जब बात करते हैं अर्थ की, तो आप इसे थोड़ा सा डायग्राम में देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि जैसे मेरे को तो 2000 डिग्री सेल्सियस है आपका, जो आपका कोर के आसपास है। मेंटल के आसपास जाते हैं तो 4000 है, और उसके नीचे सबसे पहले कोर में चले जाते हैं तो करीब 6000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वेरी कर रहा है। और अगर वही डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो क्रस्ट का डेंसिटी 2.8 ग्राम है, मेंटल का डेंसिटी 4.6 ग्राम है, और आउटर कोर का 10.5 ग्राम है, और इसका करीब 13 ग्राम है। और टोटल जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वो करीब आता है 5 ग्राम, टोटल अर्थ का एवरेज जो निकालते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि इनडायरेक्ट एविडेंस है। देखिए
इंटरएक्टिव टेम्परेचर को हमने डिफरेंस किया, मतलब वॉल्केनिक का जो इरेप्शन होता है उसको मेजर किया, ठीक है। ग्रेविटेशनल और डायमीटर की को कैलकुलेट किया हमने एक फॉर्मूला की तरह, तो उस वजह से हमें ये पता चला, ठीक है। अब उसके आगे हम जाते हैं तो हमें पता चलता है, देखिए मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स आपको पता है कि वो जो मेट्रोइड्स होते हैं जो अर्थ पे आके थोड़ा सा बर्न आउट हो जाते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर पे। तो आपको ये पता है कि जितने भी मेट्रॉइड्स हैं और अर्थ हैं या प्लेनेट हैं वो ऑलमोस्ट सब नेबुलर क्लाउड से बने हुए हैं, ठीक है। हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था नेबुलर क्लाउड्स के बारे में। तो नेबुलर क्लाउड से बने हुए हैं और उनका हमको जहाँ तक जो मतलब स्टडी की उससे पता चला कि वो सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब देखिए सब सेम ही क्लाउड से बने हैं, सेम ही टाइम के ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे के ही हैं, तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा। तो जैसे ही आपका मेट्रॉइड्स होता है वो अर्थ पे फॉल होता है तो उसका आउटर लेयर तो फ्रिक्शन की वजह से जो होता है बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। तो इनर कोर उसका एक्सपोज हो जाता है, अर्थ पे जब आके गिरता है तो उसका इनर कोर गिरता है। तो उस इनर कोर के जैसे हमने स्टडी की तो जो हैवी मटेरियल कंपोजिशन था उसका हमने मेजरमेंट किया, उसको वो तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि हम अर्थ के इनर कोर पे तो नहीं जा सकते, बट जो मेट्रॉइड्स आ रहा है जो बर्न आउट हो जा रहा है उसके जो रेसिड्यूल बच रहा है उसकी जब स्टडी की तो हमें पता चला कि उसका जो कंपोजिशन है शायद अर्थ का भी कंपोजिशन सेम होगा। देखिए आप देखिए मरकुरी को देखिए, इसका भी अगर आप सेक्शनल एरिया कट आउट करेंगे तो ऐसे ही होता है, वीनस का करेंगे तो भी होता है, अर्थ का भी सेम होता है, मून का भी ऑलमोस्ट सेम होता है। मून इज अ पार्ट ऑफ अर्थ, आपको पता होगा, हमने बिग बैंग थ्योरीज में पढ़ा है, ओरिजिन ऑफ अर्थ में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। मार्स का भी ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है, उनमें भी क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, ठीक है। फिर उसके बारे में सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स आपने पढ़ी होगी कि आपका जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है, इसमें पी वेव, एस वेव्स होती है, एल वेव्स होती है। तो सिस्मिक वेव्स के थ्रू हमने पता किया, इस तरह सिस्मिक वेव्स के थ्रू हमने कैसे पता किया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था जो स्ट्रक्चर की अर्थ के स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए किया गया था। तो हमें पता है कि जो सिस्मिक वेव की वेलोसिटी है वो जैसे जैसे जिस मटेरियल और जिस मीडियम के थ्रू पास होता है उसकी इलास्टिसिटी और डेंसिटी की डिफरेंस होने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है चेंज होती है। जितना ज़्यादा इलास्टिक वो मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा डेंस होगा, उतना हायर उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो और उसके अलावा उसमें जो सिस्मिक वेव्स जो हम पास करते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, मतलब चेंज अपने डायरेक्शन चेंज कर, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे मटेरियल के संपर्क में आती हैं उन डिफरेंट डेंसिटी वाले मटेरियल के संपर्क में उनका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने लगता है। उसी तरह अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम इस पैटर्न से कर सकते हैं, सिस्मिक वेव के पैटर्न से, ठीक है। जब हम सिस्मिक वेव को सिस्मिक वेव को आपका आप लिथोस्फीयर से, मतलब आपका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उससे आपको कोर की तरफ ट्रांसमिट करते हैं तो देखिए क्या होता है आगे समझिए। तो जैसे हमने सपोज यहाँ से किया, यहाँ पे ट्रांसमिट किया, तो हमने देखा पहले तो पी वेव एस वेव एकदम बराबर आ रही हैं, मतलब यूनिफॉर्म वे में, ठीक है। और करीब 105 डिग्री पे आके क्या हो रहा है कि जो एस वेव है वो गायब हो जा रही है। गायब क्यों हो रही है? पी वेव जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, बट एस वेव जो होती है वो सॉलिड में ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो जैसे ही ये देखिए पास हुई पी और एस वेव 105 डिग्री पे, तो यहाँ पे आके ये रुक गई, ठीक है, यहाँ पे आके ये रुक गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सिर्फ आप अगर देख लेंगे तो आपका ये आपका पी वेव का शैडो जोन बन गया, मतलब पी वेव इधर भी पास नहीं हो पा रही है, बट और एस वेव तो निगलेक्ट हो जा रही है, एस वेव पास नहीं हो रही है। देखिए आपका येलो कलर की जो आपकी लाइन है वो पी वेव है, जो ब्लैक कलर की लाइन है एस वेव। तो यहाँ पे येलो ब्लैक आपको दोनों दिख रही हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे आपको दोनों दिख रही हैं। और जैसे ही हम आउटर कोर पे आ रहे हैं, ठीक है, आउटर कोर पे जैसे ही हम पहुंच रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी स्पीड डिक्रीज हो जा रही है। पी वेव ट्रांसमिट तो हो रही है बट इसकी स्पीड डिक्रीज हो जा रही है, मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ मीडियम। उसके बाद जैसे ही सॉलिड कोर पे आ रहे हैं तो उसकी स्पीड हाई इंक्रीज हो जा रही है, बिकॉज यहाँ पे मीडियम जो है सॉलिड हो गया है, ठीक है। तो चेंज ऑफ मीडियम हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही फिर वो लिक्विड में ट्रेवल कर रही है फिर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जा रही है। और फिर जैसे ही मेंटल पे आ रही है तो मेंटल पे ट्रैवल तो कर रही है लेकिन उसकी स्पीड इसकी अपेक्षा, मतलब सॉलिड इनर कोर की अपेक्षा डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर जैसे कोर पे पहुंच रही है उसकी स्पीड, मतलब जब आपका क्रस्ट पे पहुंच रही है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है। तो मतलब इस तरह से अगर समझें तो देखिए पी वेव है और एस वेव है, ठीक है। तो पी वेव अगर आप लिथोस्फीयर की बात करें तो ये पास हो रही है, एस वेव भी पास हो रही है। उसके बाद अगर मेंटल की बात करें तो उसके बाद मेंटल में अगर तो पी वेव पास तो हो रही है, एस वेव पास नहीं हो रही है, बस पी वेव की जो वेलोसिटी है
ये यहाँ पे वेलोसिटी है ये डिक्रीज हो जा रही है। और उसके बाद हम कोर की बात करें तो कोर में आपका पी वेव पास हो रही है और एस वेव पास नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इनर कोर पे तो इंक्रीज हो जा रही है बट आउटर कोर पे डिक्रीज हो जा रही है। तो इससे हमें पता चला कि वो डिफरेंट मीडियम से बना हुआ है। इसी तरह से हमने अर्थ का जो है डेप्थ मेजर किया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम चौथा जो टेस्ट किया गया वो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ट किया गया। मैग्नेटिक फील्ड आपको जैसे पता है कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ट्रू मैग्नेटिक फील्ड जिसको कहते हैं, और वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो अर्थ में चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। मैग्नेटिक फील्ड से अगर नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो कभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिसको जियो डायनमो की मदद से, अगर आपने फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे इंडक्शन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है। तो अर्थ की भी इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। और उसकी स्टडी जो हमने की अर्थ की कोर की वजह से, उससे हमें पता चला कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में शिफ्ट हो रहा है वो थोड़ा प्रोवाइड करता है कि जो हम अर्थ के अंदर जा नहीं पा रहे हैं, आयरन कोर जो अर्थ के अंदर मिलता है आपको कोर में, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो अर्थ का एक ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो मास ऑफ मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट करता है। मतलब अगर आपका मास ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा डेंस होगा और तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। बट ग्रेविटेशन फोर्स का भी हमने जब स्टडी की तो हमें पता चला कि जो मास मटेरियल है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कहीं पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है और कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। तो इससे हमें पता चला कि इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटी एनामोली। ठीक है, एनोमेली मतलब ग्रेविटेशन में जो थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। हर जगह अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं है। तो ग्रेविटी एनोमेली से हमें पता चला कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, वो डिफरेंट चीज़ से बना हुआ है, डिफरेंट मास से बना हुआ है, डिफरेंट टेम्परेचर से बना हुआ है, डिफरेंट डेंसिटी से बना हुआ है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ का स्ट्रक्चर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोर किस चीज़ से बना हुआ है, मेंटल किस चीज़ से बना हुआ है, क्रस्ट किस चीज़ से बना हुआ है, क्या डेंसिटी है उसकी, क्या टेम्परेचर है उसका। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।